मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन को इंक्रीज या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। सो हम इन फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे रफनेस इंक्रीज होगी, अनइवननेस इंक्रीज होगी, सरफेस कम स्मूथ होगी, तो वैसे वैसे क्या होगा, फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। तो बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, जब हम इंक्रीज करेंगे रफनेस पे, सरफेस की रफनेस को, तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग, दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग अच्छी होगी, और जब इंटरलॉकिंग अच्छी होगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अच्छा होगा, मतलब ज़्यादा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी बॉडी का मास इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम भारी बॉडी को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, भारी ब्लॉक को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा बच्चों, ज़्यादा अप्लाई होगा। फोर्स ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा बच्चों, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज करके हम उसमें फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द सोल्स ऑफ द शू ऑफ एथलेटिक टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग। इस तरीके की स्पाइक्स बनाई जाती है किसी भी एथलेटिक के शूज़ पर, या फिर उस पर, इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो स्लीपिंग के चांसेस कम होंगे। रनिंग करते टाइम या फिर कोई भी स्पोर्ट्स के टाइम पे क्या होंगे बच्चों, स्लीपिंग के चांसेस कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द सोल्स ऑफ शूज आर हैव ट्रेंड्स एंड एज टायर्स डू, दिस ग्रूव्स आर देयर टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ द शू एंड द फ्लोर। इस तरीके की कुछ डिज़ाइन बनाई जाती है शूज़ के सोल्स के बीच में और टायर्स के बीच में। क्यों बनाई जाती है, ताकि सोल्स ऑफ शू और सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाए, आपस में कांटेक्ट में हो जाए, और उससे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाए, तो जिससे क्या होता है, स्लिपिंग के चांसेस कम होते हैं। वहीं व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उनमें भी कुछ ऐसी डिज़ाइंस बनाई जाती है जिसमें रोड और टायर के बीच में इंटरलॉकिंग इंक्रीज हो, तो जिससे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होगा। So you might have noticed that these grooves wear out or your shoes become slippery। जैसे ही डिज़ाइंस हटती जाएगी शू के नीचे से, तो क्या होगा, स्लिपिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन देखा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है कि जिनका शेप आगे से छोटा और पीछे से, मतलब कुछ इस तरीके से रहता है। फॉर एग्जांपल एयरप्लेन्स, बर्ड्स। ठीक है, तो इनका शेप स्ट्रीमलाइन शेप होने की वजह से क्या होता है कि वो हवा को काटते हुए बहुत आसानी से कि आगे की तरफ बढ़ पाते हैं, आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो मतलब वो फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। क्या रिड्यूस कर देता है, उनका जो शेप रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है जो कि स्ट्रीमलाइन रहता है, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम पानी में देखते हैं, फिश हुई हमारी, बर्ड्स हुए, एयरप्लेन्स हुए, वो स्ट्रीमलाइन शेप में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और वो आगे की तरफ और भी ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाते हैं, मोशन कर पाते हैं। ठीक है, पानी में या फिर हवा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलिशिंग। पॉलिशिंग क्या होता है कि जब भी हम किसी भी रफ सरफेस को पॉलिश कर देंगे, पॉलिशिंग कर देंगे उसकी, तो उसकी क्या होगी, स्मूथ सरफेस हो जाएगी। स्मूथ सरफेस होने की वजह से इंटरलॉकिंग बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन भी कम होगा, फ्रिक्शन भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारी व्हील्स। व्हील्स में क्या होता है, सूटकेस में जब हम व्हील्स लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है देन टू रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम लगता है व्हील्स की वजह से। सूटकेस बहुत ही आसानी से हम उसे एक थोड़ा सा पुश या फिर बहुत ही कम फोर्स पे उसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लुब्रिकेंट्स। हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं मशीन्स में जब वो जैम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है
कि फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, और लुब्रिकेंट्स की वजह से क्या होता है, मशीन ज़्यादा अच्छे से मूव करती है, मोशन करती है। जैसे कि लुब्रिकेंट्स से कैसे होता है, जो इंटरलॉकिंग होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रफ सरफेस है, ठीक है, सरफेस के बीच में और जो भी हमारी मशीन है उसके पार्ट्स के बीच में, तो जब हम इसमें लुब्रिकेंट्स फिल करते हैं तो वो इन रफनेस जो रहती है इसके अंदर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस हमारी क्या होती है, स्मूथ बन जाती है, ठीक है। Lubricant fills the minute unevenness of the two surfaces and separates them by forming a very thin layer in between, and this layer offers a very little resistance. वो बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करेगा, अपोजिंग फोर्स बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। तो हम एक मेथड हमारा ये भी है कि हम मशीन्स में लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देता है। और जैसे कि हमें पता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहे हैं तो उसमें हमारा फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, लेकिन वहीं अगर हम किसी भी बॉडी को रोल कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देता है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसीलिए बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स में, मशीन्स में हम बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब क्वेश्चंस हम देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड फॉर, जैसे कि हमने अभी देखा कि हम बॉल बियरिंग्स को क्यों यूज़ करते हैं, हम बॉल बियरिंग्स को फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। बॉल बियरिंग्स के यूज़ करने से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके ऑप्शंस क्या क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया, डिक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज फ्रिक्शन और डिक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है। तो बॉल बियरिंग का यूज़ हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड फॉर, लुब्रिकेंट्स का यूज़ हम क्यों करते हैं मशीन्स में, हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं। ऑप्शंस है, रिड्यूस, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, सरफेस को शाइनी बनाने के लिए, या फिर सरफेस को ऑयली बनाने के लिए। तो क्या हुआ बच्चों, हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ल्यूब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होता है, दोनों सरफेस के बीच में एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होती है, सरफेस स्मूथ बन जाती है, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो लुब्रिकेंट्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज़ हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्ट्रीमलाइनिंग, ठीक है। अभी हमने देखा स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में, हमने पढ़ा स्ट्रीमलाइन शेप में क्या होता है, फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस होता है, बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है, जैसे कि एयरप्लेन्स, बर्ड्स, फिश बहुत आसानी से मूव कर पाते हैं, क्योंकि उनका शेप जो रहता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, जिससे क्या होता है, वो हवा को या पानी को काटते हुए बहुत आसानी से आगे की तरफ मूव कर पाती है, मोशन कर पाती है, ठीक है। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, ये तो हमें पता है कि फ्लूइड क्या है, जो कि फ्लो करता है, जो सब्सटेंस फ्लो करता है वो हमारा होता है फ्लूइड। तो लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो एंड देयरफॉर आर कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड्स और गैसेस भी फ्लूइड्स हैं, वो भी फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि लिक्विड और गैसेस भी फ्लो करते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड ऑल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन बॉडी मूविंग थ्रू इट, जो भी बॉडी फ्लूइड के अंदर या तो एयर के अंदर या फिर वाटर के अंदर मूव करेगी, तो जो वाटर और एयर है वो पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करेगा। कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन और विस्कस ड्रैग। जो भी फ्लूइड के द्वारा जो भी फ्रिक्शन होगा, जो भी फोर्स अप्लाई होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो हमारा होगा फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसे बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा, फ्लूइड फ्रिक्शन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने बात करी कि जितना ज़्यादा बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइंड होगा उतना ही अच्छा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। सो द फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट,
मूविंग बॉडी का जो शेप होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी से जो बॉडी है वो मूव कर रही है, मोशन कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उस पर वो डिपेंड करेगा। और नेचर ऑफ द फ्लूइड का नेचर कैसा होगा, ठीक है। सो जब हम फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करेंगे तो हम उसकी डिपेंडेंसी की भी बात करेंगे। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा फ्लूइड फ्रिक्शन? सबसे पहले तो वो शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसके बाद वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और जिसके बाद में वो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा फ्लूइड के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पानी का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, क्योंकि बीच में हमने क्या करा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे कुछ रॉड लगा दी या फिर वुडन रॉड लगा दी, ठीक है। जिसकी वजह से पानी का जो शेप है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो फ्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? फ्लूइड की कैटेगरी में। और जो फ्रिक्शन फ्लूइड के द्वारा एग्जर्ट होता है वो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बर्ड्स का शेप होता है, एयरप्लेन्स का जो शेप होता है, फिश का शेप होता है, वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से क्या होता है बच्चों? वो फ्लूइड को, फ्रिक्शन को ओवरकम कर देती है। उसका जो शेप रहता है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट और भी ज़्यादा अच्छे से और जल्दी होता है, ठीक है। बर्ड्स आसानी से उड़ पाते हैं, एयरप्लेन्स बहुत ही अच्छे से हवा को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ पाता है। किसकी वजह से होता है ये? फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से। और स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है? उसको फ्रिक्शन को कम कर देता है। फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या कर देता है बच्चों? कम कर देता है, ठीक है। और उन शेप्स को हम क्या बोलते हैं? वो जो शेप्स रहते हैं वो स्ट्रीमलाइन शेप्स की कैटेगरी में आते हैं, या फिर हम उन्हें स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेप्स ऑफ कार्स, एयरप्लेन्स, सबमरीन शिप्स which have to move at high speeds in fluids are made streamlined to save energy and reduce drag. Reduce drag मतलब कि फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें शेप क्या करना पड़ेगा? स्ट्रीमलाइन शेप करना पड़ेगा, जैसे कि एयरप्लेन का होता है, जैसे कि कार का होता है जो कि पानी में मूव करती है, जैसे कि बोट का होता है, जैसे कि फिश का होता है, ठीक है। तो इनका शेप क्या होता है बच्चों? स्ट्रीमलाइन शेप होता है, ठीक है। सो अगर हमें स्पीड बढ़ानी है, अगर हमें फ्रिक्शन को कम करना है तो हमें फ्लूइड में कौन सा शेप रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का स्ट्रीमलाइन शेप रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बात करेंगे कि स्ट्रीमलाइन बॉडी का हम क्यों यूज़ करते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी आती क्यों है? हमने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया है? तो हमने स्ट्रीमलाइन बॉडी को फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अगर स्ट्रीमलाइन शेप होगा तो फ्लूइड में जो ऑब्जेक्ट है वो या फिर जो बॉडी है वो बहुत ही आसानी से मूव कर पाएगी, मोशन कर पाएगी, हाई स्पीड पे मूव कर पाएगी, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी is used to increase friction, reduce friction, decreases weight और increases weight, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी बात करी थी, जितना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन शेप होगा उतना ही फ्रिक्शन हमारा कम होगा। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होगी वो फ्रिक्शन को कम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when one object moves over the surface of the other object, surface of both object exerts force on each other। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करेगी तो क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी? surface of only upper body और अपर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लोअर ऑब्जेक्ट। क्या जो अपर ऑब्जेक्ट रहेगी क्या सिर्फ वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगी लोअर ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर surface of only object exert फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द अपर ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो सरफेस रहेगी वो अपर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, या फिर सरफेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, surface of both the object force exert force in a direction opposite to each other। दोनों जो ऑब्जेक्ट रहेगी वो आपस में क्या करेगी?
फोर्स एक्सर्ट करेगी इन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर एक आगे की तरफ मूव कर रही है तो दूसरी क्या होगी, जो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा। मतलब कि क्या होगा, दोनों ही जो ऑब्जेक्ट होंगी वो आपस में फोर्स एक्सर्ट करेगी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें मोशन के, फ्रिक्शन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे फ्रिक्शन का जो 3 टाइप्स के हमारे फ्रिक्शन होते हैं, एक हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हमारा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और लास्ट है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि हम किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोल कर रहे हैं देन टू स्लाइड, तो हमारा क्या फोर्स कम लग रहा है, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे हमारा कम है। वहीं अगर हम स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन में दोनों सर्फेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, मतलब हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सर्फेस के ऊपर तो हमें रोलिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ऑर्डर होगा हमारा, सबसे ज़्यादा हमारा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, देन हमारा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन सबसे कम होगा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लीपिंग वाइल वॉकिंग ऑन द रॉड इज मस्कुलर फोर्स ऑफ आवर बॉडी। क्या मस्कुलर फोर्स की वजह से हम स्लिप होने से बच जाते हैं, ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, या फिर बैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ नेचर की वजह से। क्योंकि हमें सारे फोर्सेस पता है, हमने मस्कुलर फोर्स के बारे में भी पता है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ा है, और हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स हुआ जो हमें प्रिवेंट करता है स्लिप होने से, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। क्योंकि अगर रफ सरफेस हुई और फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, हम बड़ी ही आसानी से वॉक कर पाएंगे, लेकिन अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो क्या होगा, हम स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। सो द फोर्स विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लीपिंग वाइल वॉकिंग ऑन द रोड इज frictional force. So option C is the correct option for this. Thank you.